नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप जुड़ चुके हैं एकांश एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं रोहित सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सजीव एवं उनका परिवेश, ये जो है डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में। तो इसी के बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि ये अभी चैप्टर जो था वो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो आइए आगे का बारे में डिस्कस करते हैं। सजीव एवं उनका परिवेश में जो था, पहले प्रीवियस को थोड़ा सा मद्देनजर रखते हैं। क्या सजीव किसे बोलते हैं? सजीव बेटा उसे बोलते हैं जैसे जिसमें श्वसन होता है, जिसमें क्या होता है, भोजन जो करते हैं, और क्या जो वृद्धि जिनमें करती होती है उनको बोलते हैं, मतलब उनको सजीव बोलते हैं। ठीक है, फिर और जिनमें गति होता है और जो फील कर पाते हैं। ठीक है, और क्या, और लास्ट में जो प्रजनन करते हैं, अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, उन्हें सजीव कहते हैं ना। और फिर उसके बाद फिर सजीव, और उसके बाद फिर क्या, उनका परिवेश के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उनका मतलब परिवेश क्या होता है, मतलब जैसे परिवेश का मतलब ये है कि जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, उसी को बोलेंगे परिवेश। ठीक है, तो परिवेश क्या होगा, परिवेश क्या होगा, परिवेश ये होगा कि जैसे हम लोग अगर पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हैं तो सांस जो है वो थोड़ा तेजी से लेते हैं, जो स्थलीय क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, उनकी अपेक्षा। तो हम लोगों का अनुकूलन क्या हुआ कि सांस तेजी से लेने वाला अनुकूलन, मतलब हम लोगों का जो अनुकूल परिस्थितियां होंगी वो क्या होंगी, वो अनुकूल परिस्थितियां जो होंगी वो उस पहाड़ी एरिया के अकॉर्डिंग, मतलब वहाँ का परिवेश के अकॉर्डिंग होएगा। जैसे अगर मछली के बारे में डिस्कस किया जाए तो मछली क्या होती है, पानी में रहती है, गलफड़े से अपने सांस लेती है, तो उसका वो परिवेश हो जाएगा। ठीक है, और अगर वहीं मरुस्थल में रहने वाले ऊंट की बात किया जाए तो वो क्या रहता है, वो वहाँ पे रहता है मरुस्थल में, रेगिस्तान में, और उसके वो वहाँ के लिए अनुकूल है, क्योंकि वो अगर एक बार पानी पी ले तो कई दिनों तक वो बिना पानी पिए रह सकता है, क्योंकि वो वहाँ के लिए अनुकूल है। उसके बॉडी से पसीना नहीं आता है, क्योंकि वो रेगिस्तान में रहने के लिए अनुकूल है। कि और क्या, उसके जो मल होते हैं वो बहुत सूखे हुए होते हैं, क्योंकि वो रेगिस्तान में रहने के लिए अनुकूल है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस हम लोग कर चुके थे। फिर उसके बाद आवास के बारे में हम लोग, उनका परिवेश, अगर सजीव के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, फिर उनके परिवेश के बारे में हमने डिस्कस किया। उनके परिवेश के बारे में हमने जैसे ही डिस्कस किया तो परिवेश में आ जाता है हम लोगों के लिए कि उनका आवास क्या क्या हो सकता है। ठीक है, और फिर अनुकूलन, अनुकूलन मीन्स विशिष्ट संरचना होनी चाहिए, और उसका व्यवहार कैसा है उसके अपने वातावरण के प्रति, वो चीजें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अनुकूलन हो जाएगा ये। और आवास क्या होगा, आवास मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे हमें सुरक्षा महसूस होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आवास कहते हैं। जैसे कि वह परिवेश जिसमें हम लोग रहें, हमें सुरक्षा फील हो, और क्या, खाने पीने के लिए, हमारे रहने के लिए उपयोगी चीजें हों। ठीक है, तो वो हो जाएगा आवास। ठीक है, फिर आवास के बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, ये सब डिस्कस हो चुका था कल ही इससे पहले वाली क्लास में। फिर आते हैं अस्थाई आवास और जलीय आवास के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जैसे मछली होती है तो वो, उसके लिए जलीय आवास होता है। और जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो हाइड्रोफोबिक होते हैं, क्या हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो उन्हें हाइड्रोफोबिक नहीं, हाइड्रोफाइटा। ठीक, हाइड्रोफिली टाइप में जो होते हैं, वो जो वाटर में होंगे, पूरा अंदर डीपली वाटर के अंदर में होते हैं, उन्हें हाइड्रोफिली बोलते हैं। ठीक है, तो वो कुछ पौधे होंगे, कुछ जंतु होते हैं जो वो, और कुछ क्या होते हैं जो मरुस्थल और स्थल पे रहते हैं। ठीक है, उनके लिए क्या होता है, वो स्थलीय आवास होते हैं, वो स्थल पे रहते हैं तो स्थलीय आवास होगा उनका। ठीक, और फिर क्या होता है, जैव घटक होता है और एक अजैव घटक होता है। आप सिंपली समझिए, जैव घटक को हम लोग सजीव बोल सकते हैं, अजैव घटक को हम लोग निर्जीव बोल सकते हैं। अब इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में ही संबंध होता है। ठीक है, इन दोनों में ही संबंध होता है। जैसे कि हम लोग घर बना के रहते हैं, घर बना के रहते हैं तो क्या, हम लोगों के लिए जो आवास है वो वहाँ पे घर पे रहेंगे, और क्या करेंगे, वहाँ पे जो भोजन वोजन मिलेगा
वो जैव घटक, मतलब भोजन जो होएगा पौधों से जो मिलेगा हम लोगों को और जानवर से जो मिलेगा वो जैव घटक हो जाएगा। और क्या होएगा, अजैव घटक, मतलब हम लोग वहाँ सुरक्षा के लिए रह रहे हैं, ठंडी गर्मी से बचने के लिए घर में। तो ठीक है, इन दोनों का संबंध आपस में होता है, तब उसके बाद सभी प्रक्रियाएं होती हैं। और एक चीजें यहाँ पे, एक पर्यानुकूलन, पर्यानुकूलन, ये जो होता है क्या होता है कि, और दूसरा अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है कि हम लोग जैसे यहाँ पे रह रहे हैं, नॉर्मल यहीं पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हम लोगों को सांस लेने के लिए, ठीक। बट अगर हम लोग वहीं पहाड़ पे जाएंगे तो थोड़ा सा हमें दिक्कत महसूस हो सकती है कि अगर हम लोग असली जगह पे रह रहे हैं तो पहाड़ी एरिया में जाने पे थोड़ा सा हमें क्या होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो क्या होगा, वो थोड़ा धीरे धीरे से हमारी बॉडी उस परिवेश में अपने आप को डेवलप करेगी। तो वही ये होता है, ठीक है। फिर आते हैं विभिन्न आवासों की यात्रा करेंगे अब हम लोग। चलिए यात्रा पे चलते हैं, ठीक। कुछ स्थलीय आवास, कुछ स्थलीय आवास क्या होते हैं, मरुस्थल। मरुस्थल क्या होता है, जैसे कि ऐसा अजैव अजैव घटक जो हमारे मतलब कुछ लोगों के लिए अनुकूल हो, कुछ लोगों के लिए अनुकूल ना हो, ठीक है। तो ऐसे मरुस्थल क्या होते हैं, जैसे जहाँ पे बहुत सारे रेत वेत पाए जाते हैं, रेगिस्तान, उसको मरुस्थल बोलते हैं ना। तो ये क्या होगा, मरुस्थल जो होते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ पौधे होते हैं, क्या होते हैं, कुछ कुछ पौधे, कुछ जानवर जो होते हैं वो गर्मी के टाइम पे क्या करते हैं, अपना बिल बना के अंदर घुस जाते हैं। जैसे सांप की बात किया जाए तो ये सांप जो होगा वो सुबह के टाइम जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वो बिल में ज़मीन के अंदर चला जाता है, ठीक। चूहा भी बिल के अंदर चला जाता है। जब रात होता है, जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है तो फिर ये लोग फिर बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही ऊँट के बारे में डिस्कस किया जाए तो ऊँट के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि उसका पैर जो है गद्दी नुमा होता है और वो मरुस्थल में रहने के लिए अपने आप को मेंटेन रखा है, ठीक है। और अगर एक चीज़ की बात और किया जाए, मरुस्थली जो पौधा होता है, मरुस्थली जो पौधा होता है, उनकी जो पत्तियां होती हैं या तो वो बहुत छोटी होंगी या तो फिर वो पत्तियां जो होंगी वो कांटे में बदल जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, उसके लिए ऐसा क्यों होता है उसके लिए इन्होंने एक क्रियाकलाप भी बताया है कि देखिए, एक कैटस का आप प्लांट लीजिए और एक पत्तीदार पौधा लीजिए, ठीक है। तो दोनों को लेकर आइए गमले में। अब दोनों के ऊपर, जैसे हम लोग इस एक प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने वो नहीं किया था कि पॉलीथीन को उसके पत्तियों पे बांध देंगे और उस पे वाष्प जो होता है ऊपर चिपक जाता है, वो वाली क्रिया करेंगे। तो उससे क्या हम पता चलता है, जो जो कैटस का प्लांट होगा उस पे जो पानी की सतह होएंगी वो बहुत ही कम होती हैं। तो इससे क्या क्या पता चलता है कि जो मरुस्थली पौधे होते हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन वाली जो क्रिया होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। क्योंकि होनी भी चाहिए, क्योंकि उन वहाँ पे मरुस्थल में जो होगा, रेगिस्तान में वहाँ पे पानी का अभाव होता है ना, इस वजह से वो ऐसा उनको नेचर ने डेवलप किया है, ठीक है। फिर आते हैं पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र क्या होता है कि जैसे हम लोग अगर ठंडी के समय में देखें, कुल्लू मनाली में या फिर कहीं अदर जहाँ पे पहाड़ी एरिया है, जहाँ पे क्या है, पहाड़ी एरिया, पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ठंडी के टाइम पे रेनफॉल होता है, बर्फ गिरने लगता है। क्या होता है, बर्फ गिरता है बहुत अगर अधिक ठंडी होती है, ठीक है। तो वहाँ की जो जंतु होते हैं, वहाँ के जो जानवर होते हैं, वो वहाँ पे जो जानवर होंगे वो कैसे होंगे, उनके पास विशेष तरह की खाल पाई जाएगी, विशेष तरह की खाल पाई जाएगी और वहाँ पे रहने के लिए उनके पास में अलग अलग तरीके से अनुकूलन परिस्थिति पाई जाती है, ठीक है। जैसे वहाँ पे जो ये प्लांट होते हैं ये इस टाइप में होंगे, तो यहाँ पे जब बर्फ गिरेगी तो वो क्या होगा, डायरेक्ट फिसल के नीचे चली आती हैं। तो ये वहाँ का कंडीशन है।
और जो टाइगर्स होंगे, जो वहाँ पे टाइगर्स होते हैं, चीता जो होता है उसका मतलब कि देख रहे हैं आप, इसके बॉडी पे खाल पाई जाती है, और ये रोएदार खाल जो होती है उसे क्या करती है, उसे बचाती है। किससे बचाती है? वहाँ के टेम्परेचर से इसको बचाती है। और फिर वहीं पे एक पहाड़ी याक भी पाया जाएगा। पहाड़ी याक के ऊपर भी देखेंगे आप बहुत सारे बाल होते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये ऐसा क्यों हो रहा है कि इनके ऊपर बहुत सारे बाल हैं और इनकी जो खाल है वो मजबूत है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि ये कहाँ पर है? पर्वतीय क्षेत्र में है, जहाँ पे अधिक ठंडी पड़ती है। उसके बचाव के लिए नेचर ने इनको ये सब दिया है। फिर वहीं अगर पहाड़ी बकरा देखा जाए तो उसके ऊपर भी बहुत सारे रोएं होते हैं, और क्या होती हैं, वो अनुकूल होता है उस परिस्थिति में रहने के लिए। ठीक है। फिर घास स्थल आते हैं। घास स्थल क्या होता है? ये देखिए, हम लोग अगर देखें तो घास स्थल क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे जानवर जो बहुत कमजोर होते हैं शेर की अपेक्षा। शेर बहुत ताकतवर होता है। ठीक। शेर क्या होता है? बहुत ताकतवर होता है। बकरी बहुत कमजोर होती है, लेकिन बकरी के पास दिमाग ज्यादा होता है। शेर के पास उतना अच्छा सा दिमाग नहीं हो पाता है, मतलब माइंड नहीं होता। तो उसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि देखिए, जो बकरी होती है उसकी उसकी कभी आंखों को देखिए आप, दो साइड में रहती हैं। बकरियों की आइस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बकरी या हिरन के बारे में डिस्कस करते हैं। हिरन की जो आंखें होंगी, देखिए दो साइड में होंगी, एक इधर होगा एक इधर होगा। बट वहीं अगर लॉयन की बात करें तो ये देखिए, ये दोनों आइज जो होंगी उसके सामने ही होती है। तो इसका क्या मतलब होता है? जो ये होता है, मतलब ध्यान होता है, शेर जो है वो अपने सीधा टारगेट पे करता है, ध्यान सीधा टारगेट पे लगाता है। और क्या होता है, ये शिकार करने में इसीलिए माहिर होता है। और हिरन अगर ये शिकार कर लेगा, हिरन कमजोर है, तो हिरन के पास भी तो नेचर ने कुछ ऐसा देना चाहिए नेचर को कि ये अपना बचाव कर सके। तो ये क्या करता है, इसको ईश्वर ने दो साइड में आंखें दे दी, वो और बड़े बड़े कान दे दिया, बड़े बड़े कान दे दिया ताकि वो बच सके। मतलब उसके कानों में इतने ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होते हैं कि थोड़ी सी भी आवाज आती है तो वो तुरंत अवेयरनेस हो जाता है, तुरंत वो मतलब कि सोचता है कि कोई आक्रमण कर दिया है इसके ऊपर, तो ये बच जाता है। फिर आते हैं कुछ जलीय आवास। जलीय आवास में जैसे समुद्र में हम लोग अगर डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे एक डिस्कस किया गया है, एक स्क्वाइड और ऑक्टोपस के बारे में बात किया गया है। ये जो होते हैं इनके पास वलय नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी ये रेखीय जो होता है, रेखीय चाल में चलते हैं, मतलब रेखीय धारा के चाल में ये लोग चलते हैं। ठीक है। फिर यही ये लोग डिस्कस करते हैं, और यही ये डिस्कस करते हैं क्या, डॉल्फिन और व्हेल जैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डॉल्फिन और व्हेल जैसे कुछ जंतु में गिल नहीं होता है। देखिए, ये बिल्कुल समुद्र में रहते हैं लेकिन इनमें गिल्स नहीं पाया जाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिर पर स्थित नासा द्वार अथवा वात छिद्र द्वारा श्वसन करते हैं। ये समय समय पे पानी से ऊपर आएंगे पानी से ऊपर आएंगे और क्या करेंगे, वो वहां पे सांस लेंगे और फिर पानी में चले जाएंगे, और लंबे समय तक, ये एक बार सांस लेने के बाद लंबे समय तक ये लोग उसमें रहते हैं, पानी में। ठीक है। फिर आते हैं तालाब एवं झील। तालाब और झील के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो देखिए, तालाब में क्या होता है कि इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्पीसीज पाए जा सकते हैं जो यहाँ पे रहते हैं। तो वो उनके लिए क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन होता है। ठीक है। जैसे कि अगर कुछ पौधों के बारे में डिस्कस किया जाए, जो पौधे सिर्फ उसी पानी में ही रहते हैं, जो तालाब में आप अगर उसके पास अभी कभी जाएंगे तो ध्यान से देखिएगा कि कुछ पौधे जो होते हैं उनका प्लांट पूरा का पूरा उसी में पानी के अंदर ही होता है। जैसे काई आप देखे होंगे तो वो प्लांट बिल्कुल देखेंगे तो पानी के अंदर ही होता है। क्या होता है, पानी के बिल्कुल अंदर ही होता है। ठीक है। और
पानी के अंदर ही होएगा। और कुछ प्लांट जो होंगे तो आधे पानी के अंदर होंगे, आधे पानी से बाहर होते हैं, ठीक है, पत्तियां उनकी बाहर होती हैं, ठीक है। तो जो बिल्कुल पानी के अंदर होते हैं, जो बिल्कुल पानी के अंदर होंगे वो हाइड्रोफिली होते हैं। वो क्या होते हैं? वो हाइड्रोफिली प्लांट्स होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे हम लोग। फिर आते हैं हमारे आसपास के जीव। हमारे आसपास के जीव क्या हैं? देखिए हमारे आसपास के जो जीव हैं उनमें क्या क्या चीजें हैं जो जो चीजें हमें पढ़नी है वो देखते हैं। जैसे हम लोग अपने आसपास में बहुत सी चीजें देखते हैं, जैसे सर्प होता है, कीट होता है, चट्टान, पत्थर में, मिट्टी, जल, वायु, सूखी पत्तियां, मृत जंतु, बहुत सारी चीजों को हम लोग देखते हैं ना। बहुत सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं, ठीक है। इन सब चीजों के इन हम लोगों को बिल्कुल कोई मतलब नहीं है ये सब टॉपिक पढ़ने का। इसमें कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सीधा सीधा सा। फिर आते हैं हम लोग। हम्म क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल। अगर सजीव है तो मैंने आपको पहले से ही बताया। क्या बताया है मैंने आपको? मैंने अभी तक तो आपको बहुत बोरिंग सा लग रहा होगा टॉपिक, लेकिन अब यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला। जैसे जैसे अगर क्या सभी सजीवों को लिए भोजन जरूरी होता है? बिल्कुल जरूरी होता है। जैसे कि श्वसन श्वसन जरूरी है, भोजन जरूरी है, और वृद्धि भी करते हैं वो, और गति करते हैं, और फील कर पाते हैं, और क्या कर पाते हैं? प्रजनन। तो ये सब चीजें जो होंगी ये सभी तो सजीव बना रही हैं। तो सजीव अगर बोल रहे हो तो भोजन उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। क्या सभी जीव में वृद्धि परिलक्षित होता है? तो वृद्धि होगा, 100% होगा। अगर सजीव है तो उसमें वृद्धि होगा। चाहे जैसे अगर छोटा सा कोई, देखिए कोई जो अंडा होता है, मुर्गी जब अंडा देती है तो वो भी देखिए एक टाइम के बाद में वो बढ़ जाता है, उसमें से चूजा निकलता है, वो वृद्धि करता है। कोई सा भी ले लेंगे, अगर सजीव होएगा तो वो वृद्धि करेगा ही करेगा, ठीक है। फिर आते हैं, जब हम श्वसन छोड़ते हैं शरीर के अंदर की वायु जो है वो बाहर निकलती है, ठीक है। श्वास लेना श्वसन क्रिया। देखिए एक चीज जो एनसीईआरटी ने बताया है कि देखिए ऑक्सीजन लेना ये श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन लेना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। क्या प्लांट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन नहीं लेते हैं? अगर मैं पूछूं प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं या नहीं लेते हैं सांस में, तो आप ज्यादातर लोग तो यही बोलेंगे कि सर प्लांट्स तो ऑक्सीजन देते हैं, वो कैसे ऑक्सीजन लेते हैं? तो बेटा मैं बता रहा हूँ कि प्लांट्स जो होते हैं ना वो भी ऑक्सीजन लेते हैं। और कब लेते हैं पता है आपको? देखिए सुबह के टाइम जब सनलाइट होता है तो वो अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, अपना भोजन बनाते हैं स्टोमेटा के थ्रू। उसमें जो रंध्र होता है उसी के थ्रू वो ऑक्सीजन लेंगे। कब लेंगे पता है? शाम के टाइम जब अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है तब। लेकिन वो ऑक्सीजन को बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही कम मात्रा में लेते हैं। उसके अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा लेते हैं, ऑक्सीजन को बहुत कम अमाउंट में लेते हैं। उससे ज़्यादा तो वो लोग प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, उससे कई गुना ज़्यादा वो लोग प्रोड्यूस कर देते हैं। क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं? क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं? तो ये भी सही आंसर हो जाएगा कि हाँ सभी जो सजीव होंगे, चाहे जो वो सजीव हो जैसे भी, वो सभी क्या करेंगे? वो श्वसन करेंगे, ठीक है। क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? मतलब इसका सीधा सा मतलब है कि फीलिंग मतलब उसमें होती है कि नहीं सजीव उसमें। मतलब जैसे कि अभी आपको लग रहा होगा कि प्लांट्स में कैसे फीलिंग होती है, तो इस पे एक रिसर्च किया गया था कि प्लांट्स जो होता था उसके पास में रोज डेली डेली एक प्लांट था, उसके पास में रोज जब वो छोटा सा तभी से उसके पास में एक म्यूजिक प्ले किया जाता था, ठीक है। वो एक म्यूजिक प्ले किया जाता था और ये कंटिन्यू करते गए साइंटिस्ट लोग। फिर कुछ टाइम के बाद जब उस म्यूजिक को प्ले किया जाता था तो वो हल्का हल्का सा मूवमेंट होता था उस प्लांट में। तो इससे ये पता चला था कि हाँ सभी सजीव जो होते हैं
वो क्या होते हैं, वो फील करते हैं हर चीज़ को, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, ठीक है। जैसे प्रकाश, सनलाइट आया तो ये जो होता है प्लांट्स जो होते हैं वो देखोगे तो उधर साइड उसकी पत्तियां मुड़ने लगती हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे अपने घर में, अगर छांव की दिशा में आप कोई प्लांट रखे हैं जिधर से लाइट आती है तो उसकी पत्तियां जो है उधर ही साइड में थोड़ी सी मुड़ जाएंगी कुछ दिन के बाद में, आप अगर ध्यान से देखेंगे, नोटिस करेंगे तो, ठीक है। सजीवों में उत्सर्जन, क्या उत्सर्जन सजीवों में होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए जब भोजन करेंगे तो उत्सर्जन भी करेंगे ना, और ह्यूमन बीइंग्स जो है वो तो करता ही है, और साथ साथ जितने भी एनिमल्स होंगे जो भी अगर कुछ खाएंगे तो उसका उत्सर्जी पदार्थ भी बाहर निकालेंगे ही, उसका उसका उत्सर्जी पदार्थ भी बाहर निकालेंगे, ठीक है। जैसे अगर प्लांट्स में देखा जाए तो प्लांट्स में जो होता है, कभी आपने ध्यान से देखेंगे तो उसमें गोंद निकलता है उसके तने तने पे, तो वो क्या होता है, वो गोंद जो होता है वो उसका उत्सर्जी पदार्थ है, ठीक है। क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? बिल्कुल, अगर सजीव प्रजनन नहीं करेंगे तो अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा सजीवों का, ठीक है। इसीलिए सजीव जो है वो प्रजनन करते हैं, और प्लांट्स भी जो हैं वो भी प्रजनन करते हैं। और जो फ्लावर होता है वो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और जो सीड होता है ये उसका अंकुरण हुआ तो ये भ्रूण हो जाता है, ठीक है। क्या सभी सजीव गति करते हैं? बिल्कुल 100% सही जवाब है कि सजीव हैं तो वो गति करेंगे ही। देखिए कुछ कुछ सजीव जो होते हैं वो बहुत बहुत लंबे दूरी तक के लिए गति करते हैं, और कुछ कुछ जो सजीव होते हैं वो बिल्कुल एक ही प्लेस पे गति करते हैं। हो सकता है ये गति जो है वो डिफरेंट हो सकती है। जैसे हम डिस्कस करना चाह रहे हैं प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स जो होता है वो अपने अपनी डालियों को अपने वहीं पे मूवमेंट करता है, मतलब वो जो है स्थिर गति करता है, ठीक है, वो स्थिर गति करता है। लेकिन इंसान क्या कैसी गति करते हैं, वो लंबे लंबे दूर दूर तक तलक जाते हैं ना, तो वो भी क्या करते हैं, गति करते हैं। देखिए इस चैप्टर में जो भी था वो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें थी, एक तरह से जैसे कहानी की तरह था, तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा बोरिंग सा फील भी हुआ होगा, पर इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। जो मैं अब नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ, और उसके बारे में बात करेंगे। फिर क्या है, फिर जीवन क्या है। देखिए जीवन क्या है, इन्होंने सिर्फ आप इतना समझ लीजिए, जीवन सुंदर है, इन्होंने ये इतना बड़ा सा लिख दिया है बस। जीवन क्या है, जीवन सुंदर है, यही इंपॉर्टेंट सा चीज़ है। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेके इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर अभी तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें चल रही हैं, अगर क्लास भी नहीं अटेंड कर पा रहे हैं आप तो कोई कोई बात नहीं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसके क्वेश्चंस में है। जो चैप्टर जैसे ही फिनिश होता है उसके जो क्वेश्चंस लेकर आते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपने अभी तक यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो आप, थैंक यू सो मच, नमस्कार। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, नमस्कार।